हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा देखी थी। उसके बाद हमने दो पार्ट माइनर और मेजर, माइनर और कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट के बारे में अध्ययन किया था। थोड़ा सा उसी को रिकैप करते हैं। जैसा हमने बताया था कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर, तो जनरली ये दोनों एक ही होते हैं, बट कभी कभी इसकी वैल्यू बदल जाती है। कब बदलती है? जैसा हमने देखा था कि माइनर क्या होता है, तो जिस भी रो और जिस भी कॉलम के एलिमेंट्स का आपको माइनर निकालना होता है, वही रो और वही कॉलम आप छुपा करके जितने भी शेष एलिमेंट्स बचते हैं वो आपका माइनर पार्ट होता है। मतलब माइनर एक प्रकार का सारणिक ही है। बस अगर दिया गया जो सारणिक है उसका ऑर्डर n/n का है या n ऑर्डर का है, तो बस माइनर का जो ऑर्डर होता है वो n-1 ऑर्डर का होता है। और कोफैक्टर क्या था? तो कोफैक्टर माइनर ही है, बस थोड़ा सा चेंज उसमें ये हो जाता है कि वहां पे प्लस और माइनस। तो माइनर और कोफैक्टर एक जैसे भी हो सकते हैं यदि i प्लस जे की जो वैल्यू है, i प्लस जे की वैल्यू यदि इवन नंबर मींस सम संख्या आती है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि जो माइनर है और कोफैक्टर है ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। और यदि i प्लस जे की जो वैल्यू है यदि विषम संख्या आती है, i प्लस जे की वैल्यू कैसी आती है? विषम संख्या। यदि i प्लस जे की वैल्यू विषम संख्या आती है तो बस जो कोफैक्टर होगा वो माइनस होगा। बस इतना सा डिफरेंस था। आज हम इसके आगे नया टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मींस कैसे अब सारणी को हम सॉल्व करते हैं, कैसे उसका मान निकालते हैं। उसके पहले कुछ और छोटी चीजों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सारणी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक n क्रॉस n ऑर्डर का एक सारणिक है, n क्रॉस n ऑर्डर का एक सारणिक है। इसमें अगर हम आपसे कहें कि बताइए इसमें कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इस n क्रॉस n के सारणिक में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो n²। कितने होते हैं? n²। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जिसमें i और j की वैल्यू सेम होती है, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें i और j की वैल्यू कैसी होती है? समान। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो डायगोनल एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल इक्वल टू n। कितने होते हैं? n। मतलब कुल अगर n² होते हैं एलिमेंट्स तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके n होते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि डायगोनल को छोड़ करके शेष जो एलिमेंट्स बचते हैं, ठीक है ना, शेष एलिमेंट्स जो बचते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या आप बता सकते हैं कि टोटल आपके पास n² है, डायगोनल में आपके पास n एलिमेंट्स हैं। अब हमने आपसे पूछा है कि डायगोनल के अलावा बाकी कितने एलिमेंट्स बचे? तो सिंपल सा है n² माइनस n। ये आपके सिंपल से एलिमेंट्स बचते हैं डायगोनल को छोड़ करके। अब थोड़ा सा ये भी हम जान सकते हैं कि यहाँ पे डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे, ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है। तो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, अब चूंकि डायगोनल को छोड़ करके जो एलिमेंट्स की संख्या है वो n² माइनस n है। अब चूंकि ये दो बराबर भाग होते हैं, कैसे होते हैं? डायगोनल के ऊपर और नीचे दो बराबर भाग होते हैं। तो अगर हम एक भाग में नंबरों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानना चाहें तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके n² माइनस n/2, n² माइनस n/2 इतने एलिमेंट्स आपके होते हैं डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे। मतलब अलग अलग n² माइनस n/2 ऊपर होंगे
और n स्क्वायर माइनस n/2 आपके एलिमेंट्स कहाँ होंगे, नीचे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और इन पॉइंट्स को आप कॉपी की साइड में जहां भी आप ये लिख रहे हैं उसको साइड में आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। अच्छी चीजें हैं, इनको लिखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। कि जो सारणिक आपको दिया गया है उसका एवेल्यूएशन हमें करना है, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए, सारणिक का मान, जैसे हमारे पास सपोज करो एक सारणिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एक हमारे पास सारणिक है, ठीक है ना। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो एक चीज आप समझिए कि सबसे पहले क्या होता है कि इस सारणिक में जितने भी रो और कॉलम है, जितने भी रो और कॉलम है, उन सभी रो और कॉलम की करस्पॉन्डिंग हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं। क्या कहा, एक बार फिर से समझिए। जो दिया गया सारणिक है, इस दिए गए सारणिक में जितनी भी रो और जितने भी कॉलम है, उन सभी के करस्पॉन्डिंग हम किसी भी सारणिक की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस हर समय, चाहे आप R1 लें, चाहे आप R2 लें, चाहे आप R3 लें, चाहे आप C1 लें, C2 लें या C3 लें, इन सभी के करस्पॉन्डिंग यदि आप किसी भी सारणिक की वैल्यू फाइंड करते हैं या वैल्यू निकालते हैं, तो हर स्थिति में जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। कैसी आती है, सेम आती है। दूसरी चीज अब हमें निकालना है कि सबसे पहले तो हम 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट्स लेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि उसको कैसे प्राप्त करें। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A, B, C और D। ये हमारे पास 2/2 का एक सारणिक है जिसका हमें मान निकालना है, जिसका हमें एवेल्यूएशन करना है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें रूल फॉलो करना है कि इसका इसमें आपको गुणा करना है, इसका इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, A, D और बीच में माइनस लगाएंगे और इसका इसमें करेंगे B और C। ये बस सिंपल सा है। यदि आपके पास 2/2 का कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट है या सारणिक है, तो उसे सॉल्व करने का यही तरीका है कि A इंटू डी मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को आपको घटा देना। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दोनों को क्या करना है, घटा देना है। अब हमने आपको बताया था कि माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो माइनर ये है आपका माइनर, इसमें हम किसी भी एलिमेंट्स का जो माइनर निकालते हैं, हमने देखा था 3/3 की कोई सारणिक था आपका, उसमें हम माइनर आसानी से निकाल सकते हैं और प्रत्येक एलिमेंट्स का हम उसमें माइनर निकाल सकते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि 2/2 का यदि कोई सारणिक आपको सॉल्व करना है तो सिंपल सा है, A इंटू डी माइनस B इंटू C। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि जैसे हमारे पास कोई नंबर लेते हैं हम, डेल्टा बराबर 1562, अगर हमें इसका मान निकालना है 2/2 के सारणिक का, तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 5 का 6 में ये हो जाएगा 30। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -28। ठीक है ना, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है 2/2 का। अब कहने का मतलब हमने क्या बताया था कि सारणिक क्या है, सारणिक एक मान होता है जिसको हम इस फॉर्म में ब्रैकेट्स के दो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में हम संख्याओं को इस प्रकार से रखते हैं कि वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, एक संख्यात्मक मान को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपका 2/2 का मैट्रिक डिटर्मिनेंट है जिसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास 3/3 का कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है, यदि हमारे पास कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट्स है, जैसे हमारे पास A11, A12, A13, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है आपके पास B21, B22, B23।
फिर आपके पास तीसरी जो रो है C31, C32 और C33। आपके पास सपोज करो कि आपके पास सारणिक है, इस सारणिक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले भी आपको बताया है कि हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। क्या कहा? किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। हर कंडीशन में जो सारणिक का मान आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा? हर कंडीशन में जो सारणिक का मान आएगा वो कैसा आएगा? सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे आपने पहली रो ले ली तो आप क्या करेंगे? पहली रो का पहला एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, पहली रो का दूसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, पहली रो का तीसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, इन सब का मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर दें सभी को तो जो हमें संख्या है, जो क्वांटिटी मिलेगी वो हमें इस सारणिक का मान मिलेगी। क्या कहा हमने? जो भी आपने चूज किया है, चाहे आपने कोई रो चूज की है, चाहे आपने कोई कॉलम लिया है, तो आपको करना इतना है कि उस रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और सबका यदि हम सम निकाल दें तो हमें जो मिलेगी वो मिलेगी हमें किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है? एवल्यूएशन कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। कहने का मतलब किसी भी रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर वैल्यू फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद रिस्पेक्ट टू देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो जैसा हमने आपको बताया कि जो भी आप रो या कॉलम लेते हैं, जो भी आप रो या कॉलम लेते हैं तो उस रो या कॉलम का जो एलिमेंट्स लेते हैं उस एलिमेंट्स का अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम उनका क्या निकालें? फाइंड द सम मींस योग। अगर हम उनका योग निकालें काय का? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मतलब किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके कोफैक्टर हैं इनका मल्टीप्लाई करके अगर हम निकालें तो हम इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये तरीका है। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको करते हैं। आराम से सिंपल से आप समझिए, बिल्कुल हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो जैसे हमने कहा कि हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मान लिया हमने पहली रो चूज कर ली कि हम R1 के करस्पॉन्डिंग इसका मान निकालेंगे। तो अगर हम R1 के करस्पॉन्डिंग इसका मान निकालेंगे तो हमारा सिंपल सा है कि हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि जो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, वो होगी आपकी इस प्रकार से कि आपने क्या कहा कि वो एलिमेंट्स लेंगे A1 पर और उसके करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर लेंगे C11, ठीक है ना। फिर पहली रो का दूसरा जो एलिमेंट्स है वो आप देखो हमने क्या कहा था? ऐड करना है, तो हमने ऐड कर लिया। फिर दूसरा एलिमेंट्स हमने लिया A12 और इसका जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा ये होगा आपका C12। तीसरा जो एलिमेंट्स है आपका A13, तो तीसरा जो एलिमेंट फिर इसको ऐड करेंगे A13, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा ये होगा आपका C13। तो इस प्रकार से हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू एवेल्युएट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। जैसे A11 आपने लिखा, अब हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने का मतलब क्या है? पहली रो और पहले कॉलम, पहली रो और पहले कॉलम, पहली रो ये आपकी पहली रो है, ये आपकी पहली रो है, ये आपका पहला कॉलम। इसको आपको छिपाना है, बाकी जितना भी पार्ट आपको बचता है ये आपका कोफैक्टर। अब याद रखना माइनर, क्योंकि ये माइनर है, कोफैक्टर में क्या आएगा? आप देखेंगे कि -1 की पावर 1 i + j,
i प्लस j मींस पहली रो पहला कॉलम है, तो ये सम संख्या आएगी, और सम संख्या आएगी तो इसका मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए a11 तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और c1 का मान यदि आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि b22 b23 c32 और आपका c3 ये आ गया। अब क्योंकि आपको ये तो क्लियर हो गया कि i और j का मान 1 + 1 2 है, और 2 एक कैसी है, सम संख्या, और अगर सम संख्या है तो वह वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन में देखते हैं a12। अब देखो i और j का मान क्या हो गया, 2 + 1 3 हो गया, जो कि ऑड है। ऑड की पावर यदि मतलब किसी भी माइनस की पावर अगर ऑड है तो कैसी आएगी वैल्यू, माइनस में, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब इसका हमें कोफैक्टर लिखना है। इसका कोफैक्टर लिखने के लिए हमें पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो ये है और दूसरा आपका कॉलम ये, पहली रो और दूसरा कॉलम, इसको छिपाने के पश्चात हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं देखो b21 b23 c31 और c33। तो इसको लिखेंगे हम b21 b23 c31 और c3, ये हो जाएगा आपका c। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा आपका एलिमेंट्स है, तो आप देखो फिर से 1 + 3 क्या हो गया 4, कैसा है, सम है, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो हमने a13 लिखा, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको फैक्टर लिखना है। तो पहली रो तीसरा कॉलम हमें छुपाना है, तो अभी पहली रो और ये रहा आपका तीसरा कॉलम। तो जो एलिमेंट्स आपके बचते हैं b21 और दूसरा है आपका b22 और c31 और c32। बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रहा है। अब इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया है कि 2 × 2 के डिटरमिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करें। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये आएगा a11 b22 c33 माइनस b23 c32। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। माइनस a12, अब इसका इसमें गुणा करेंगे b21 c33 माइनस b23 c31, ये माइनस लगा दिया, और इसके बाद आएगा प्लस a13, ये आएगा b21 c32 माइनस b22 और c31। इस प्रकार से हम किसी भी सारणिक का मान निकाल सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम किसी भी सारणिक का मान निकाल सकते हैं। ये इसका हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको करना है। किसी भी जो भी आपने रो ली है, जो भी आपने कॉलम लिया है, उसका प्रत्येक एलिमेंट्स लीजिए और उस एलिमेंट्स के साथ उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो जो आपका मान आएगा वही जो मान होगा वो होगा उस सारणिक का। अब फिर से हमने एक सारणिक लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3। सिंपल से एलिमेंट्स लिए हमने अब की बार। और अब हम पहले हमने r1 की करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड की थी। अब हम एक बार c1 या c2 कोई भी जो आपका मन करे वो आप कॉलम लेकर के इसको हम एवेल्युएट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और अब थोड़ा सा आपको वो तो हमने थोड़ा विस्तार से बताया था कि कैसे उसको आप करते हैं। अब थोड़ा हम जल्दी इसी में हम मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होगा हम करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिया पहला कॉलम। क्या लिया हमने, पहला कॉलम, मतलब c1 के करस्पॉन्डिंग हम इसको एवेल्युएट करेंगे। तो c1 के करस्पॉन्डिंग, तो पहला जो इसका एलिमेंट्स है ये है आपका a1। जब a1 है, ठीक है ना, तो जो आपका इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा वो आपको निकालना है। तो सिंपल सा अपन निकालेंगे। देखो पहला कॉलम पहली रो, पहला कॉलम पहली रो, छिपाने के पश्चात हमें क्या मिला b2। अब सीधा हम डायरेक्ट गुणा करेंगे b2 c3 माइनस b3 c2, ये आ गया b2 c3 माइनस b3 c2। क्लियर है। इसके बाद ये 1 1 हो गया, 1 + 1, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। दूसरी कंडीशन में हमने देखा
ये है आपका 2 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। दूसरा जो इसका एलिमेंट्स होगा ये होगा आपका नेगेटिव, और ये B1। अब ये आपका पहला कॉलम है और सेकंड रो आपको छुपानी है, जैसे आपने छुपा लिया। अब आप देखते हैं क्या आपके पास एलिमेंट्स बचता है, तो A2 और C3 बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 C3 माइनस A3 C2, ये कर लिया हमने B1। इसके बाद तीसरा जो कॉलम का, जो पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट है आपका C1 है, तो ये हमने C1 लिखा। अब फिर से ये आ जाएगा, देखो ये 3 1 है, 3 1 है तो 4 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कॉलम पहला है, ये तीसरी रो है। इसके बाद जो एलिमेंट्स आपके बचते हैं A2 A3 B2 और B3, मल्टीप्लाई करेंगे A2 B3 माइनस A3 B2। तो इस प्रकार से हम किसी भी सारणी, अब याद रखना आपको हमेशा 3/3 का ही सारणी आपको दिया जाएगा, मोस्टली आपको उसे ही सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमने आपको बताया है। इस प्रकार से आप किसी भी रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग उस सारणी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हर कंडीशन में जो सारणी की वैल्यू आएगी वो सेम ही रहेगी, आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हर कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। तो इस प्रकार से कोई भी रो कोई भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।